गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों के बारे में। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, जिसके तहत दो विधानमंडल या दो सदन है, जिसमें एक उच्च सदन राज्यसभा और दूसरा है निम्न सदन लोकसभा। अगर हम राज्यसभा की ये लोकसभा से तुलना करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक शक्तिहीन सदन है। राज्यसभा की रचना लोकसभा के सहयोगी और सहायक सदन के रूप में की गई है, फिर भी इसका अपना महत्व है। राज्यसभा की शक्तियां और कार्य अनेक हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कार्यों का उल्लेख हम आज करेंगे। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करते हैं, यानी विधायी शक्तियां, वे कानूनन शक्तियां या कानून से संबंधित शक्तियां जिन पर राज्यसभा कानून बनाने में अपनी मदद कर सकती है, कानून बना सकती है, उसमें सहयोग कर सकती है, उस पर निर्णय दे सकती है, उससे संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा कर सकती है। लोकसभा के साथ साथ राज्य भी विधि निर्माण संबंधी कार्य करते हैं। राज्यसभा एक धन विधेयक के सिवाय अन्य विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर शक्तियां प्रदान की गई है। कोई भी विधेयक यानी बिल दोनों सदनों में पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं। राज्यसभा में यदा कदा कभी कभार ही प्रस्ताव रखे जाते हैं। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को 6 माह तक अपने पास रोक कर रख सकती है, किंतु यहाँ किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती। ये ध्यान देने योग्य बात है कि किसी भी विधेयक को वह मृत नहीं कर सकती, लैप्स नहीं कर सकती, यानी कि यह अधिकार केवल लोकसभा के पास है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि लोकसभा अधिक शक्तिशाली है और राज्यसभा उसके मुकाबले, उसके कंपैरिजन में कम शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, या कह सकते हैं कि उसके कंपैरिजन में शक्तिहीन है। अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा में अगर मतभेद उत्पन्न हो जाता है, किसी तरह का विवाद उत्पन्न हो जाता है, यानी एक मत तय नहीं होता बल्कि भिन्न भिन्न मतों पर आकर के टिक जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मतभेद दूर करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को आहूत करेगा। और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से लोकसभा ही की ही मान्यता को विजय मिलेगी, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक है। वित्तीय शक्तियां यानी फाइनेंशियल पावर्स, संविधान के अनुच्छेद 109 में यह स्पष्ट रूप से उपबंधित किया गया है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, वह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। जब लोकसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है तो वह राज्यसभा के पास उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोक रख सकती है। यदि वह विधेयक की प्राप्ति तिथि से 14 दिन की कालावधि में उस विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित वापस नहीं लौटाती है तो उसे पारित समझा जाएगा। अर्थात राज्यसभा वित्त विधेयक के संबंध में अपने सुझाव केवल लोकसभा को दे सकती है, लेकिन उसे अधिक से लंबे समय तक टाल नहीं सकती है। और साथ ही साथ लोकसभा की यह इच्छा है कि राज्यसभा द्वारा दिए सुझावों को वो उसमें शामिल करे या ना करे।
संविधान में संशोधन की शक्तियां, द पावर्स ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त है। लोकसभा से पारित संशोधन विधेयक तभी स्वीकृत समझा जाएगा जब वह राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया जाएगा। संशोधन विधेयक पर राज्यसभा की असहमति होने पर संशोधन विधेयक अस्वीकार समझा जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्यसभा के पास कुछ आपातकालीन शक्तियों का भी उल्लेख किया गया है। आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति की आपातकालीन उद्घोषणा को स्वीकृति दोनों सदनों के द्वारा अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है। यदि घोषणा उस समय की गई हो जब लोकसभा विघटित हो गई हो तो उस समय घोषणा का राज्यसभा द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य है। तो निश्चित रूप से इस समय राज्यसभा का महत्व बढ़ जाता है। अगर हम अन्य शक्तियों की बात करें तो राज्यसभा को कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त है। जैसे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करते हैं। इसी प्रकार राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लागू कर सकता है। यह महाभियोग का प्रस्ताव सभी तरह से तभी पारित समझा जा सकता है जब दोनों सदन इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर देंगे। लोकसभा संसद का एक निम्न सदन है। जहां तक हम इसके अधिकारों की बात करते हैं तो निश्चित रूप से लोकसभा के अधिकार राज्यसभा की तुलना में कहीं अधिक है। लोकसभा जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदन है और इसकी शक्तियां अनंत और असीम है। राज्यसभा केवल नाममात्र का एक सदन है, जबकि वास्तविक शक्तियों का उपभोग लोकसभा के द्वारा ही किया जाता है। हालांकि इसका एक निश्चित चुनाव की काल के बाद गठन होता है, लेकिन इसके सदस्य अधिक शक्तिशाली होते हैं। व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां पर लोकसभा के प्रत्येक संसद सदस्य को या सदस्य को अनेक शक्तियां प्राप्त है। यह प्रत्येक विधेयक को लोकसभा विधि बनाने के पूर्व उस पर चर्चा करती है और उसके पश्चात राज्यसभा को यह विधेयक स्थापित करने के लिए भेजा जाता है। यानी कि राज्यसभा में यदि कोई विधेयक पुनः स्थापित किया गया है तो उस विधेयक को भी लोकसभा द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है, यानी किसी प्रकार से सहमति ना बन पा रही हो, तो गति अवरोध दूर करने के लिए या गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का जॉइंट सेशन आहूत कर सकता है या करता है। लोकसभा की लगभग दुगनी संख्या के कारण अंतिम निर्णय लोकसभा की इच्छा के अनुकूल ही होता है। इस प्रकार कानून निर्माण के क्षेत्र में लोकसभा ही अधिक शक्तिशाली है। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, जिसे हम पावर ऑफ कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव कहते हैं, भारतीय संविधान के द्वारा संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। व्यवहारतः संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका मंत्रिपरिषद को लोकसभा के नियंत्रण में कार्य करना पड़ता है। भारत में लोकसभा का कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद पर का जो है उस पर पूर्ण नियंत्रण होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 की उपधारा 3 के अनुसार
मंत्री परिषद केवल उस समय तक ही अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। यदि लोकसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो मंत्री परिषद को तुरंत त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा के सदस्य मंत्री सरकारी नीति के संबंध में व सरकार के कार्य के संबंध में अनेक प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं या कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें अनेक अधिकार प्राप्त है जिनमें हम काम रोको प्रस्ताव व निंदा प्रस्ताव कर सकते हैं या सरकार की या उस प्रस्ताव की आलोचना कर सकते हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति के अंतर्गत लोकसभा संघीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, फाइनेंशियल कमीशन, लैंग्वेज कमीशन, एससी एसटी आयोग की रिपोर्ट पर विचार कर सकता है और उनके ऊपर लागू करने की सिफारिश से संबंधित प्रस्ताव लोकसभा में रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ यानी वित्तीय शक्तियों के भी महत्व की चर्चा हम कर सकते हैं। भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा को अधिक शक्तियां प्रदान की गई है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है जिसको आप मनी बिल कहते हैं। इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है। धन विधेयक की प्राप्ति तिथि से 14 दिन के अंदर अंदर विधेयक लोकसभा को लौटाना अनिवार्य है। राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है लेकिन उन्हें स्वीकार करना या न करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। संवैधानिक संशोधन की शक्ति की हम बात करें तो अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन प्रक्रिया ये है कि संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है और प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने का कोई प्रोविजन नहीं है। अगर हम लोग अदर पावर्स की बात करते हैं तो लोकसभा के पास कुछ अन्य कार्य करने की शक्तियां भी प्राप्त है। जैसे संसद के दोनों सदनों में कोई भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग लगा सकता है। यदि राज्यसभा महाअभियोग लगाती है तो लोकसभा आरोपों की जांच करती है। अनुच्छेद 124 की उपधारा 4 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का कदाचार या असमर्था के आधार पर पद से हटाने या पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, लोकसभा में नहीं। राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा को 1 महीने के अंदर संसद से स्वीकार करना आवश्यक है, अन्यथा इस प्रकार की घोषणा 1 महीने बाद स्वयं स्वाप्त मान ली जाती है। राष्ट्रपति सर्व क्षमा देना चाहे तो उसकी स्वीकृति संसद से लेना आवश्यक है। इस प्रकार हम राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों की जो प्रारूप है या स्वरूप है उन्हें समझ सकते हैं। थैंक यू।